Hi everyone, how are you? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आप सभी का मैं अंकुर दुबे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। चल, तो सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। आज हमें राजपूतों के उदय के बारे में पढ़ना है। किस प्रकार राजपूतों का उदय हुआ, ठीक है। जो अलग अलग अवधारणाएं यहाँ पर दी गई हैं। Just a minute। राजपूतों के उदय को लेकर जो अलग अलग अवधारणाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूत जो थे ना वो देसी नहीं थे, ठीक है, विदेशी लोग हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार का थोड़ा सा अलग मानना है, वो यहाँ पर ये बोलते हैं नहीं, राजपूत हमारे देसी थे, ठीक है। कुछ इतिहासकार कुछ अपने अलग मत प्रस्तुत करते हैं। उनका ये कहना था कि जो राजपूत थे ना वो यहाँ पर मिक्स्ड जातियों के थे, है ना। तो आज उन सभी सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। किस इतिहासकार ने किस साहित्य का, किस अभिलेख का, या फिर ऐसी कौन सी कृति है जिसका उन्होंने, ठीक है, सहारा लिया है राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर, कि राजपूतों की उत्पत्ति वैसे बेसिकली हुई कैसे, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आज आपको कुछ यहाँ पे प्रमुख राजपूत शासक के बारे में बताने वाला हूँ। हम आज डिटेल में वो चीज नहीं पढ़ेंगे कि गैडवाल कौन थे, चंदेल कौन थे, परमार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अगर मैं उनको अभी कवर करूंगा तो सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, लगभग 8-10 घंटे का केवल एक ही सेशन हो पाएगा। तो आज जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। फिर इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तो मैं सेपरेट सेपरेट सबके सेशंस बनाऊंगा। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार तो एक सेपरेट सेशन, चालुक्य तो एक सेपरेट सेशन, परमार तो पूरा का पूरा परमार वंशावली के साथ उनका एक सेपरेट सेशन हो गया, ठीक है। सोलंकी हो गए तो उनका एक अलग, कलचुरी हो गए, चंदेल हो गए, तो उनको फिर हम अलग से पहले इस तरह से कवर करेंगे। पहले एक्चुअली पता तो होना चाहिए कि बेसिकली राजपूत थे कौन पहले। यहाँ पे आई नो थोड़ा सा वॉइस इश्यूज हो रहा होगा क्योंकि मेरा माइक डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। आई नो वॉइस का थोड़ा सा आपके पास इश्यूज जाएगा डियर, क्योंकि माइक अभी मेरा मतलब रिपेयर नहीं हुआ है। पर जो शाम को 5 बजे सेशन होगा उसमें मैं माइक को सही कर लूंगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत पास से और बहुत तेज बोलूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मेरी वॉइस सुनाई दे जाए। आई होप पर ऑडिबल होगा। काइंडली यूज ईयर प्लग्स फॉर दिस सेशन ओनली, ठीक है। मैं इसको सुधार लूंगा नेक्स्ट सेशन में। सो यार आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी का बहुत बड़ा ऑफर था जो निकल चुका है 52% का। आई होप आपने इस ऑफर का फायदा उठाया होगा और सब्सक्रिप्शन जरूर किया होगा। बट एक चीज बहुत कम आ रही है क्या भाई? अगर कुछ ज्यादा कम आ रही है तो फिर मैं सेशन पोस्टपोन कर दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वॉइस ज्यादा कम है तो यू नो हम इस सेशन को बाद में कर देंगे। प्लीज एक बार बता दीजिए अगर वॉइस इशूज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बिकॉज मैं इतना दूर से भी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड है तो मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। सो ओके, यूज ईयर प्लग्स फॉर दिस सेशन ऑलरेडी है, ओके। हाँ, थैंक यू। सो यार ये कुछ बैचेस थे जो आपके लिए शुरू किए गए थे। आई होप आपने इन बैचेस को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो प्लस के बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, तो आप इन बेनिफिट्स को प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले सकते हो। पीडीएफ हो गया, अनलिमिटेड एक्सेस हो गया, है ना, एजुकेटर से रेज योर हैंड फीचर हो गया, पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स प्लस पर मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे चाहते हो तो 1-to-1 की मेंटरशिप आपको मिलेगी। एजुकेटर आपकी स्ट्रेटेजीज बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। फिर ये जो हमारे बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं, 4 मंथ में हम पूरा फॉरेस्ट का कवर करवा रहे हैं, 4 मंथ में मेंस कवर करवा रहे हैं। आपका 2 साल का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें पूरा प्री प्लस मेंस करवाया जाएगा। और अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, तो आपके लिए भी एक हमने 9 महीने का एक कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स में हम 9 महीने में आपका पूरा प्री प्लस मेंस आपका कवर करवा देंगे। तो ये कुछ बैच कोर्सेज थे जो जुलाई में शुरू किए गए थे। मेरे कोर्सेज में आपको मैंने यूनिट 1 से लेके 5 तक पढ़ाने का प्रॉमिस किया हुआ है, शॉर्ट नोट्स के साथ। तो इसमें आज हम पहुंच गए हैं कहाँ तक, राजपूतों के उदय के बारे में। तो राजपूतों का उदय हम यहाँ पे कवर करेंगे। कल आपका रहेगा तुर्की आक्रमण, तो तुर्की आक्रमण को हमें कवर यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद अभी आज आपकी एक और क्लास है 5 बजे, उस 5 बजे की क्लास में हम भारतीय संस्कृति का प्रसार और सिंध पर आक्रमण ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद 3 तारीख के बाद मैं लगभग लगभग आपके कुछ सेशंस इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। कुछ सेशंस का मतलब ये है 3 तारीख के बाद आपके कुछ सेशंस इसमें इंक्लूड होंगे जो कि आपके 4, 5 और 6 तारीख तक,
3 सेशंस आपके और डालूंगा यहाँ पे मैं, संडे नहीं रखूंगा मैं कोई सेशन। इसमें एक दिन आपका बौद्ध धर्म का होगा और जो 2 दिन होंगे आपके वो गुर्जर प्रतिहार चौहान वंश वाले, ये वाले जो टॉपिक होंगे इनको थोड़ा डिटेल से कवर कर दूंगा मैं। बाकी के टॉपिक्स आपके ये वाले रहेंगे। ओके, तो इसी तरह से सैटरडे तक आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म। कंपाइल्ड नोट्स एंशियंट हिस्ट्री के इस सैटरडे तक मिल जाने वाले हैं। उसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है डियर हमारे लिए, अकबर। ठीक है, तो शेरशाह वाला टॉपिक शुरुआत, पहले शेरशाह वाला टॉपिक को भी कवर कर दूंगा मैं आपका आज की क्लास में, और फिर सीधा अकबर के ऊपर आ जाऊंगा। तो 2 दिन में अकबर का खत्म हमारा हो जाएगा और 12 तारीख तक ये क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री की 23 तारीख को खत्म। इस महीने में आपका पूरा यूनिट 1 से लेके 5 तक कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपकी शुरू हो जाएगी इस महीने से, तो प्लीज इन सेशंस को मिस मत करना। टीडीएस सारी डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर दुबे अकेडमी, ठीक है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर अवेलेबल है। और अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरा कोड आपको 10% का डिस्काउंट देगा। 52% का डिस्काउंट निकल गया है, तो अभी 10% का डिस्काउंट लेने आप मेरा कोड यूज कर सकते हो डियर। और प्लीज है ना, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वर्चस्व मैगजीन को जरूर देखना, अनअकैडमी के जितने भी सभी हैं उन प्लस यूजर्स के लिए, ठीक है, करंट अफेयर की हमारी एक मैगजीन आई हुई। तो शुरुआत करते हैं राजपूतों के उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। चलो अब देखते हैं राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, राजपूत कौन थे। ठीक है, इसके पहले एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, उसके बारे में मैं आपको जनरल सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा। त्रिपक्षीय संघर्ष भी कुछ चरणों में होता है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या होता है। 3 गुट जो रहते हैं, राजपूत जो कि दक्कन में होते हैं उस समय, प्रतिहार जो कि हमारे मध्य भारत में रह रहे होते हैं, और इसके साथ साथ पाल जो बंगाल बिहार का पूर्वी हिस्सा था यहाँ पे थे। इन लोगों का, ठीक है, साम्राज्य विस्तार की नीति से लड़ाइयाँ होती हैं। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का भी राजपूतों के उदय में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले हमें पढ़ना है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके संबंध में, ठीक है, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने कौन कौन से ऐसे मत हैं जिनको प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नल टॉड की। कर्नल टॉड का क्या कहते हैं ना, उनके विचार क्या थे राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बीडी चट्टोपाध्याय जी की। बीडी चट्टोपाध्याय जी ने भी अपने कुछ तर्क दिए हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। इसके बाद बात करेंगे हम स्मिथ की, और स्मिथ के बाद बात करेंगे चंद्रवरदाई जी की। तो ये कुछ भारत के प्रमुख इतिहासकार, लेखक और साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने अपने अलग अलग तर्क राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कर्नल टाड जी क्या मानते थे। कर्नल टाड जी का ये कहना था कि जो राजपूत हुआ करते थे ना, बेसिकली इनकी उत्पत्ति जो हमारे भारत में उस समय विदेशी जातियां आई थी, जैसे कि शक हो गए, कुषाण हो गए, पल्लव हो गए, हुण हो गए, ये कुछ ऐसी उस समय की विदेशी जातियां थी। इन विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अब विदेशी ये खुद ही थे, कर्नल टाड थे, इनका नाम ही कर्नल टाड था, तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से मान गए कि भैया हमारे द्वारा ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हम ही कुषाण थे, हम ही यहाँ पे शक थे, हम ही पल्लव थे, हम ही यहाँ पे पार्थियंस बनकर आए और राजपूतों की उत्पत्ति करी। फिर इसके बाद बीडी चट्टोपाध्याय जी आए। बीडी चट्टोपाध्याय जी कहते हो कि अच्छा ऐसा, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। उस समय हमारे भारत की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है, जो परिवर्तन हो रहे थे उस समय की, ये जो तीनों की तीनों जो परिस्थितियां थी ना, इन्हीं परिस्थितियों के कारण राजपूतों का उदय हुआ है। यही चीज थी, आप लोग विदेशी देशी से आए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चट्टोपाध्याय जी ने अपनी इस बात का फेवर करा। उन्होंने बोला कि जो विदेशी आक्रमण हुए हमारे पास, तो हमारी यहीं की जो जातियां थी इन्होंने खुद को राजपूत आगे जाके कहा। ये जो तर्क थे वो चट्टोपाध्याय जी के थे। इसके बाद एक और आते हैं हमारे जो काफी विश्व विख्यात इतिहासकार जिनको माना जाता है, जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ ने बोला कि ये जो राजपूत थे ना, ये जो दूसरी आदिम जातियां थी, आदिम जातियां जैसे कि गौंड हो गए, जो मुख्य रूप से आठवें प्रदेशों में निवास करती थी, तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो इन्हीं जनजातियों से हुई थी। गौंड है उस समय, खेरवाल है, तो ये उन्हीं के उपवंशज के तौर पर निकल कर आए थे। ऐसा कहना था किसका, स्मिथ जी का। उसके बाद हमारे चंद्रवरदाई जी आए।
अब चंद्रवरदाई जी की कृति आपको फटाक से कमेंट करके बताना है उन्होंने कौन सी कृति लिखी है। तो चंद्रवरदाई जी का कहना था कि जो राजपूत थे उस समय, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, है ना, सोलंकी थे, इन सभी की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक ऋषि मुनि के द्वारा जो यज्ञ किया गया था आबू पर्वत पे, ठीक है, उस यज्ञ से ही ये सारे के सारे राजपूत निकले थे, उस यज्ञ से, और बाद में फिर अलग अलग शाखाओं में बट गए। तो ऐसा मानना था किसका? चंद्रवरदाई जी का। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर आपने देखा कि अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो कोई इनको विदेशी मानता है, कोई इनको यहाँ पर मिश्रित मानता है, कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवेश और परिवर्तन के कारण इनकी उत्पत्ति मानता है, तो किसी इतिहासकार ने जो कहा है कि नहीं, ये एक अग्निकुंड से पैदा हुए। खैर, इनका जन्म जिस भी प्रकार से हुआ हो, हमें कुछ राजपूतों को याद रखना है, और राजपूतों के जो वंश के संस्थापक रहे हैं, जैसे गुर्जर वंश का संस्थापक कौन था, चंदेल का कौन था, सोलंकी का, गुर्जर प्रतिहार। हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कलचुरी हो गए, चंदेल हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट परमार। ठीक है, ये कुछ उस समय के प्रमुख राजपूत कालीन वंश थे जिनको हमें पढ़ना है, जिनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चीजें पढ़ना है, कला संस्कृति में इन्होंने क्या योगदान दिया है, इसको हमें यहाँ पर कवर करना है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ाने। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, और उनसे संबंधित सिद्धांत। तो सबसे पहले एक सामान्य परिचय ले लो। आप सामान्य परिचय बताता हूं आपको। तो हुआ क्या था बेसिकली डियर, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी के आसपास होती है। तो हर्षवर्धन ने तो उत्तर भारत को एक केंद्रीकृत शासन प्रदान किया था। जैसे अगर हर्षवर्धन के मैं शासन की बात करूं, तो ऊपर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ठीक है, ऊपर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल विहार का हिस्से से लेकर आप पश्चिम में पहुंच जाओ तो सिंध वाले क्षेत्र तक, इतने बड़े हिस्से पर हर्षवर्धन का शासन था, और उसने एक लंबे पीरियड तक यहाँ पर शासन किया, प्रशासन व्यवस्था को मजबूत किया। पर जैसे ही 647 ईस्वी के आसपास हर्ष की मृत्यु होती है, तो बहुत सारे जो उस समय के जो छोटे छोटे से जो राजवंश थे वो निकलकर यहाँ पर सामने आना शुरू हो गए। जैसे परमार, ठीक है, परमार हो गया, चौहान, चालुक्य हो गया, ये सब इन्हीं से उत्पत्ति यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर कुछ चीजों के मतलब समझना आपको जरूरी है। तो पहले तो फिलहाल तो आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर यहाँ पर क्या चीजें रही हैं। अब देखिए, इस शब्द का बेसिकली मतलब क्या होता है, राजपूत शब्द का मतलब, और धीरे धीरे ये राजपूत शब्द जो था वो प्रयोग में आने कैसे शुरू हुआ। अगर आप राजपूत शब्द को दो भागों में तोड़ोगे, राज और पूत, ठीक है, अपभ्रंश से गुजरने के कारण कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ परिवर्तन अपने आप हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये इस गांव के लंबरदार हैं। तो लंबरदार क्या होता है? लंबरदार कुछ नहीं होता है, शब्द था नंबर। हर एक व्यक्ति को एक नंबर होता था। जैसे कि कुछ लोगों के पास 10 एकड़ जमीन है, तो उनका कुछ अलग नंबर है अंग्रेजों की नजर में, ठीक है, किसी के पास 100 एकड़ है। तो जो एक प्रकार की जो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चालू की थी ना, उसी प्रकार से आप नंबरदार मानो। तो शब्द है नंबर, उस नंबर जिस व्यक्ति को मिला है वो उस नंबर का दार है, तो नंबरदार था। आज आप बोलते हो बादशाह, BAD, भाई अब बादशाह है, बादशाह कोई शब्द ही नहीं है, शब्द है पादशाह, पा है, बा नहीं है, तो शब्द है पादशाह। तो इसी प्रकार से अपभ्रंश से गुजरने के कारण हमारे हिंदी भाषा के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन आ गया, पर उनका मूल रूप तो वही है। अब हम बोलते हैं राजपूत, राजपूत कोई शब्द नहीं है, शब्द होता है राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का बेटा, ठीक है, और इस शब्द का बेसिकली मतलब है। तो आप में से काफी सारे राजपूत हुए होंगे, तो वो इस शब्द जिन्होंने शायद कभी इस शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा। तो इसका अर्थ का मतलब होता है, राजपूत का मतलब कि सामान्य अर्थों में राजा का पुत्र, ठीक है, तो उसको बोला जाता था राजपुत्र। तो राजा का पुत्र शब्द था। आप लोगों को वॉइस आ रहा है क्या? आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ जी, अरे वो लैपटॉप बंद हो गया था जिस कारण से वो एकदम से पॉज हो गया था। तो कभी कभी लैपटॉप हीट अप हो जाता है ना, तो जिस कारण से वो बंद हो जाता है। खैर, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ।
तो मैं बता रहा था आपको राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूत शब्द के बारे में। तो राजपूत जो शब्द था बेसिकली वो राजपुत्र से बना हुआ है। अब राजपूत थे कौन, इस चीज के बारे में और समझ लेते हैं। तो मध्यकाल में राजपूतों का जन्म हुआ। बेसिकली बहुत सारे इतिहासकार थे, उनका ये मानना था कि जो राजपूत थे ना, ये हर्षवर्धन के काल पे, ठीक है, सामंत हुआ करते थे। सामंत। अब जैसे ही 647 के आसपास हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के कारण उस समय हमारे भारत में कोई एकीकृत शासन नहीं था। कोई भी एक ऐसा केंद्रीकृत शासन कोई राजा नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य पर फिर से एक छत्र राज्य यहाँ पे कर सके। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उसके सामंत थे, ठीक, काफी सारे सामंत थे उसके। कुछ बंगाल में थे, कुछ उसके मध्य भारत में थे, कुछ गुजरात में थे, राजस्थान में थे, कुछ थानेश्वर और कन्नौज में थे। तो मृत्यु होने के बाद इतने बड़े शासन की देखभाल करने के लिए उस समय कोई शासक के अभाव के कारण इन सभी लोगों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित यहाँ पे कर लिया। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद खुद को एक राजा का पुत्र बताया। ठीक है, सामंत थे वो, तो वो भी कहते थे कि मैं भी राजा का यहाँ पर क्या हूँ, पुत्र हूँ। तो राजपुत्र, और फिर धीरे 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 अपभ्रंश में गुजरने के कारण वो राजपूत कहलाने लगे। तो ये एक राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर यहाँ पर एक सिद्धांत मध्यकालीन भारत में दिया गया था। और इतिहासकारों में इस चीज को लेकर परस्पर मतभेद भी है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इस चीज की उत्पत्ति को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने अपना जो विभिन्न मत है वो यहाँ पर दिया। अब राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जो शब्द है राजपूत, ये ना केवल उस समय के छोटे मोटे साहित्य, बल्कि उस समय के जो साहित्यकारों ने जो बड़ी बड़ी कृतियां लिखी हैं, चंद्रबरदाई की जो हरचरित्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र हो गया, और उस समय के जितने भी जो प्रमुख लेखन कार्य किए गए हैं, है ना, उन सभी में राजपूत शब्द हमारे लिए मिला हुआ है। तो राजपूतों को पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस शब्द के बारे में। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इतिहासकार यहाँ पर राजपूत शब्द को लेकर मतभेद की स्थिति है। ठीक है, कुछ ये कहते हैं सामाजिक आर्थिक जीवन को लेकर उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस समय पर। इस समय का मतलब होता है मध्यकालीन भारत में उस समय 36 कुलों की चर्चा की गई है। 36 कुल का मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं, सोलंकी हैं, परमार हैं, ठीक है, चंदेल हैं, आगे जाके कलचुरी भी आपको मिलेंगे। तो ये ऐसे कुल मिला के 36 ऐसे वर्ग थे जो अपने आप को राजपूत कहा करते थे। तो मध्यकालीन भारत में हमें ऐसे 36 वर्गों की बारे में जानकारी मिलती है। अब इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं यहाँ पे। तो जिसमें सबसे पहला मत मैंने आपको किनका बताया था, कर्नल टाड का बताया था। कर्नल टाड यहाँ पर ये कहते हैं कि जो राजपूत थे, ठीक है, वो पहले क्या हुआ करते थे, ठीक है, हिंदू ही थे। पर उनको जब विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ भारत में, कुषाणों का, शकों का, पल्लवों का, तो इन्होंने क्या किया, इनके यहाँ पर सामंत के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो शुरुआती दौर में ये लोग क्या करते थे, सामंत के तौर पर इन सभी जातियां जो थी ना, इनके यहाँ पर काम करती थी। बाद में जब इनका पतन हुआ तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ऐसा कुछ लोग मानते थे। कर्नल टारजी यहाँ पर ये कहते थे कि भारत में उस समय क्या था कि जो कर्मकांड और जो विवाह कहते ना, जो रिचुअल्स होते थे, वो कैसे थे, काफी टफ थे, बहुत यहाँ पे टफ हुआ करते थे। तो इन्हीं जातियों ने खुद को भारतीय जातियों के अनुसार इन रीति रिवाजों को अपना लिया, और फिर खुद को यहाँ पर राजपूत यहाँ पे कहने लगे, राजा का पुत्र यहाँ पर कहा जाने लगा। तो कुछ इतिहासकार इस चीज का भी फेवर करते हैं। खैर, जो भी यहाँ पे मत रहा हो, इन विदेशी मत और देशी मतों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विदेशी मत के जो कहते हैं ना, जो फेवर करने वाले थे वो कौन हुआ करते थे, कर्नल टाड थे। इसके बाद देसी मत की बात करें, तो देसी मत में सबसे पहले बीडी चट्टोपाध्याय जी का नाम आता है। और एक और इतिहासकार हैं जिनको आप सभी जानते होंगे, गौरी शंकर जी के लिए। तो गौरी शंकर ओझा जी ने यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति एक विशेष जाति से, और जो कि भारत में ही रहा करती थी, उस जाति से इनकी उत्पत्ति की बात की है। इन्होंने कर्नल टाड के द्वारा दिए गए जितने भी सिद्धांत थे, इनको गलत माना। इन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहीं के निवासी हैं, राजपूत हैं, क्योंकि राजपूत को अपनी जमीन से प्यार था। इनको अपनी जमीन से प्यार था। अगर वो विदेशी होते तो वो कभी भारत नहीं आते, वो जहां पर रह रहे होते वो उसी को अपनी माता मानकर रक्षा करते। तो राजपूत बेसिकली कौन थे, अपनी जमीन से प्यार करने वाले, धरती माँ से, इस चीज से, जिस क्षेत्र से वो जुड़े थे। तो कर्नल टाड की बातों को उन्होंने यहाँ पर गौरीशंकर ओझा जी ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद आता है एक गैर आर्य मत। गैर आर्य मत का मतलब ये होता है कि राजपूत जो थे वो आर्य नहीं थे। क्योंकि कुछ इतिहासकार थे, जैसे स्मिथ थे, स्मिथ ने क्या बोला था, ये लोग गॉन्ड से बने थे,
ठीक है, उनका ये यहाँ पर कहना था कि गौड़ जनजाति से बने थे। तो इन्हीं इन्हीं मतों को यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने माना है। उन्होंने बोला है कि जो आर्य थे ना, वो भी नहीं थे राजपूत। यहाँ की जो नेटिव जनजाति थी, गौड़ हो गए, द्रविड़ हो गए, जो दक्षिण भारत में रहती थी उस समय, इन्हीं जनजातियों के आगे जाके जो इनका करात्मक रूप से जो विकास होता है ना, उन्हीं के आधार पर राजपूत यहाँ पर बने थे। तो ये हो गया एक गैर आर्य का मत। तो यहीं की जनजातियों के द्वारा जब इनका क्रमिक रूप से विकास यहाँ पर होता है, तब जाके इनका यहाँ पर क्या होता है, एक राजपूत धर्म निकल कर सामने आता है। तो ये कुछ लोगों का मानना था। कुछ इतिहासकार ऐसे थे जो उस समय के, जैसे कि जिनका नाम आता है चंद्रबरदाई जी का। चंद्रबरदाई जी, इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि राजपूतों की उत्पत्ति वो एक अग्नि कुंड से हुई थी। पृथ्वीराज रासो में उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा हुआ है, अग्निकुल के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की हुई है। ऐसा लिखा था उन्होंने यहाँ पर कि आबू पर्वत पर एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि ने उस समय जब भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा था, जैसे कि आपने देखा ना अभी, पल्लवों का हुआ, कुषाण का हुआ, तो भारत पर रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, कोई नहीं था यहाँ पे। तो फिर वशिष्ठ ऋषि मुनि आबू पर्वत पर जाते हैं, आबू पर्वत पर अपने तप से एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ के द्वारा कुछ जातियां यहाँ पर पैदा हुई, जैसे कि प्रतिहार हो गए, परमार, चालुक्य, चौहान, ये सारी जातियां यहाँ पर आई। तो इनको उन्होंने खुद प्रकट किया था अपने तेज और तप से, ठीक है, यहाँ पर अग्निकुंड से, कि तुम जाओ और इन विदेशी लोगों से यहाँ पर लड़ाई करो, जो विदेशी हमारे यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो एक अग्निकुंड कुंड का सिद्धांत भी चलता है। और एक और नया सिद्धांत जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आया है, ईश्वर प्रसाद जी हैं, और डी आर मावांकर जी हैं, ठीक है, और भंडारकर जी हैं। इन लोगों ने इस मत का यहाँ पर समर्थन किया है। इन्होंने ये बोला है कि जो राजपूत थे ना, वो मिश्रित जातियों के लोग थे। मिश्रित जातियों का लोग से बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे वंश थे उस समय जो राजपूत तो नहीं थे, पर अपने राजपूत जैसे क्षत्रिय हुआ करते थे ना, वो काम वो करते थे, ठीक है, छोटी छोटी जातियां थी, ठीक है, उस समय जो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, ठीक है, दूसरी जातियों के साथ, फिर धीरे धीरे राजपूत इस तरह से निकल कर आए। तो मिश्रित जातियों का सिद्धांत भी है जो मूल रूप से यही कहता है। हालांकि ये मिश्रित जातियों का सिद्धांत जो है ना, इसको जो हमारा कहते हैं ना, जो कर्नल स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया था कि ये गौड़ और बाकी जनजातियों से बने थे, तो ये मिश्रित जाति का सिद्धांत उसी जाति के साथ ही पढ़ा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको अलग से नहीं मानते, वो यही कहते हैं कि भाई यही चीज तो स्मिथ ने कही है, यही चीज आप कह रहे हो, अलग क्या है इसमें, अलग तो कोई बात ही नहीं है। तो ये था एक राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत। फिर कुछ राजपूत जो हैं जिनको मुझे आपको पढ़ाना है, मैं इनको डिटेल से कवर कर पाऊंगा। वैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो गए। उत्तर भारत के क्षेत्र में से एक शक्तिशाली राजा थे। चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव को कहा जाता है। उसके बाद गहरहाल वंश के संस्थापक थे, वो चंद्रदेव को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी एक उत्पत्ति के संबंध सिद्धांत थे। और ये कुछ प्रमुख वंश मैंने दिए हैं, और इन वंशों को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको गहड़वाल वंश पढ़ाऊंगा, तो गहड़वाल वंश पूरा एक गहड़वाल वंश के ऊपर लेक्चर होगा, जिसमें गहड़वाल कौन थे, गहड़वालों ने शासन यहाँ पर कौन सा किया, गहड़वालों के प्रमुख राजा कौन थे, और उनकी संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, तो वो गहड़वाल वंश में अलग पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश है। सेम चीज गुर्जर प्रतिहार वंश में हम करेंगे कि गुर्जर प्रतिहार सबसे पहला वंश था डियर, ठीक है, जब राजपूतों का बताया जाता है सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो गुर्जर और प्रतिहारों की हुई थी। इसके बाद यही जो गुर्जर प्रतिहार थे आगे जाके चालुक्य है गया, है ना, सोलंकी हो गए, चंदेल, परमार, इन्हीं से ही इन बाकी राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पुराना गुर्जर प्रतिहार को माना जाता है। तो इनके संस्थापक, इनकी पूरी वंशावली को डिटेल से कवर करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको यहाँ पर 3 मार्कर्स फॉर्म में ये सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे चौहान है, तो चौहान वंश के वसुदेव हो गए, राजधानी हो गई, कहाँ पर रूल करते थे ये, और इनका पूरा रूलिंग पीरियड। गुजरात में जो चालुक्य थे, तो चालुक्यों के बारे में लिखा है, जैन धर्म को मानते थे, मूलराज प्रथम था, और इन सारी चीजों की उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था। नीचे चंदेल के बारे में दे रखा है, इधर मालवा के परमार के बारे में, बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में, नीचे सैन वंश। हर एक चीज आपको यहाँ पर एक 3 मार्कर्स के फॉर्म में सेट होके मिलने वाली है। फिर इन्हीं चीजों का आगे आपको डिटेल मिलेगा। ओके, तो ये रहा पूरा एक राजपूत वंश की उत्पत्ति के बाद कौन कौन से राजपूत वंश निकलकर सामने आए। अब इसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़नी है, इनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था।
यहाँ पे, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के साथ ये चीज साथ में चलेगी। एक मिनट। ओके, तो ये चीजें इनके साथ में पढ़ना पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, और धार्मिक व्यवस्था यहाँ पे क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की सामाजिक व्यवस्था के कारण। सामाजिक व्यवस्था में कुछ जाति प्रथा, विवाह, जौहर, भोजन, वस्त्र, स्त्रियों की दशा और दास प्रथा। जब कभी भी हम राजपूत कालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर पहले बाद में मैं किस चीज को कवर करवाऊंगा, आपका गुर्जर प्रतिहार, उनके सेपरेट लेक्चर्स होंगे। इसमें हम इनके इस परिवेश के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था क्या थी। जाति व्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हिंदू हिंदू जो वर्ण व्यवस्था थी ना हमारी, उसका गहरा परिवर्तन इनके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदू वर्ण व्यवस्था जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हुई थी, इस परिवर्तन से बहुत सारी ऐसी उप जनजातियां थी जिनका उस समय यहाँ पर उद्भव हुआ। उन्हीं में से कौन थी, एक आपकी राजपूत यहाँ पर हुआ करती थी। राजपूत जो थे वो अपने आप को क्षत्रिय माना करते थे। उनका ये कहना था कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दायित्व यहाँ पर दिया गया है। तो और उन्होंने आगे जाके इनमें अपने कुछ उपजातियों को जोड़ दिया। ठीक है, तो पहले तो गुर्जर प्रतिहार थे, धीरे 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 करके कुछ और जातियां निकल कर सामने आती गई। तो शुरुआती तौर पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इन्होंने स्वीकार किया, वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने आप को इन्होंने क्षत्रिय कहा, और फिर धीरे धीरे जाके आगे जाके क्या होता है, खुद ही कुछ उपजातियों में यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो ये तो एक जाति व्यवस्था के बारे में, इनके सामाजिक जीवन के बारे में था। अगले बात करते हैं यहाँ पर विवाह के बारे में। राजपूतों में सबसे ज्यादा कौन सा विवाह होता था? मैंने आपको 8 प्रकार के विवाह पढ़ाए थे। ठीक है, अनुलोम, प्रतिलोम, गंधर्व विवाह, आर्य विवाह, है ना। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं यहाँ पर कि आप में से कोई मुझे बता सकता है इसमें से इनका कौन सा विवाह हुआ था? एनी वन ऑफ यू जो मुझे बता सकता है। सबसे ज्यादा अगर राजपूतों में किसी प्रकार का विवाह का प्रचलन था तो वो था राक्षस प्रणाली का। सबसे ज्यादा। अब आप बोलोगे कि सर राक्षस विवाह बोल रहे हो आप राजपूतों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर, आपको पता है राक्षस विवाह क्या होता था? राक्षस विवाह का मतलब ये होता है कन्या को उठाकर ले जाना और शादी करना। पृथ्वीराज चौहान जी ने लव मैरिज भी की थी, तो वो गंधर्व विवाह भी था। और दूसरी तरफ से देखो तो राक्षस विवाह भी एक प्रकार से था बेसिकली वो गंधर्व विवाह। ठीक है, उसको राक्षस विवाह नहीं कह सकते हम। राक्षस विवाह क्या होता है कि किसी दूसरे राजा की स्त्री को उठाकर ले जाना, ठीक है, और फिर उससे शादी कर लेना। तो राजपूतों में उस समय अधिकतर राक्षस विवाह की प्रवृत्ति थी। ठीक है, गंधर्व विवाह भी होता था। इसके साथ साथ राजपूतों में एक और विवाह चलता था जो 8 प्रकार के विवाहों में नहीं दिया गया है, वो था स्वयंवर। आप लोगों ने देखा ना अधिकतर मूवी में, जैसे कि हम रामचंद्र भगवान के समय पे जब हम रामायण देखते हैं या फिर और ही कुछ कहानियां सुनते हैं तो आपने स्वयंवर के बारे में सुना है। तो इन विवाहों में, 8 प्रकार के विवाहों में कहीं पर भी स्वयंवर विवाह के बारे में बात नहीं की गई है, कहीं पर भी। तो राजपूतों में एक तो राक्षस विवाह भी सबसे ज्यादा प्रचलित था और इसके साथ साथ स्वयंवर भी सबसे ज्यादा। आप लोगों को वॉइस इश्यूज हो रहे हैं क्या? एक काम करता हूँ, मैं एक एडिशनल सेशन ऐड कर दूंगा क्योंकि वॉइस इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि अभी तो फिर राजपूत कालीन, एक काम करूंगा मैं इसका एक पार्ट 2 ऐड कर देता हूँ सेशन में। मैं एक पार्ट 2 ऐड कर दूंगा, अभी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ इसकी। तो उसमें मैं ये वाले सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा पार्ट 2 में। ओके, अभी आपका 5 बजे सेशन है तो उसमें नहीं होगा वॉइस इशू, मैं अभी उसमें क्लियर कर देता हूँ और इसमें मैं एक पार्ट 2 ऐड कर देता हूँ। तो पार्ट 2 से ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, जो वॉइस इशूज हो रहे हैं वो नहीं रहेंगे आपको। अभी आपका एक और सेशन है 5 बजे, आप उसमें अटेंड करना। आई नो इश्यूज आप नहीं होंगे, मैं इसको एक पार्ट 2 करके ऐड कर दूंगा क्योंकि सेशन में मजा नहीं आएगा ऐसे में। ओके, चलो। तो मैं मिलता हूँ आपको 5 बजे वाले सेशन में। 5 बजे वाले में हमें कल वाला टॉपिक आज कवर करना है, एनी हाउ। और अभी मैं आप लोगों के माइक का जो सेटिंग है उसको मैं रिपेयर कर लेता हूँ। ओके, और पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर देता हूँ आपसे अभी।
बाय बाय एवरीवन, 5 बजे वाले सेशन में मिलते हैं हम। इसमें एक पार्ट 2 ऐड करता हूँ, ओके। पीडीएफ में सचिन अभी डालूंगा, अभी मैं अपलोड करूंगा कुछ पीडीएफ्स, मैं बना रहा हूँ, मैं उस पर ही वर्क कर रहा हूँ, तो अभी कुछ अपलोड कर दूंगा पीडीएफ्स, ओके। हाँ जी, 5 बजे मिलता हूँ डियर मैम, ओके बाय। तो प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं हो पाता। 5 बजे इसका एक पार्ट और बचा हुआ था जो कल हमने कवर नहीं किया था, उस पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। नहीं, 5 बजे करा हुआ है संध्या जी मैंने अभी उस सेशन को। 4 बजे वाला मैं शॉर्ट नोट से ही कराऊंगा, यूनिट 5। यूनिट 5 है ना, वो मैं शॉर्ट नोट से ही कवर करवाऊंगा आपका वो वाला, ठीक है। बाय। 4 बजे नहीं, 5 बजे।